हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का अगला टॉपिक हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अगला चैप्टर है हेरिडिटी और एवोल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट, ये जो चैप्टर है हमारा एवोल्यूशन, अब की बार आपका कटा हुआ है तो चैप्टर आपका 3 पार्ट में हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, वेरिएशन का रीजन क्या होता है। दूसरे स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के लॉस, और तीसरे स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, कि जो भी कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं, कैसे एक्सप्रेस होते हैं कैरेक्टर। इसके साथ साथ में हम लोग लास्ट में ये पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है उसका सेक्स क्या होगा, वो मेल कब बनेगा, फीमेल कब बनेगा। ये चीजें हमको 2-3 जगह पढ़ना है, स्नेल में पढ़ना है, ह्यूमन में पढ़ना है। 2-3 टॉपिक और हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जैसे हनी बी के बारे में, तो उसको हम लोग वहां पे ले सकते हैं, इंटरेस्टिंग केस है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन से चैप्टर से, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, अब सवाल आता है हेरिडिटी का क्या मतलब होता है और इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो अगर हेरिडिटी की हम बात करें तो सबसे पहली चीज, आप लोग अपने पेरेंट्स के सिमिलर हो, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपके यहाँ पे नाक है तो आपके पेरेंट्स के भी पास नाक है, आपके पेरेंट्स के पास हाथ है तो आपके भी पास हाथ है। तो ऐसा कुछ ना कुछ कैरेक्टर है कि आप अपने पेरेंट्स से मिलते हो। ठीक है, जो आपका बेसिक बॉडी डिजाइन है, यानी कि आप इंसान हो, आप बंदर या बंदरिया नहीं हो, है ना। तो आप बंदर बंदरिया नहीं हो, इंसान हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर हुए। ठीक है, तो हेरिडिटी का क्या मतलब होता है, ऐसे कैरेक्टर जो हमको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ऐसे कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। तो सबसे पहली चीज, अगर हम हेरिडिटी की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी का क्या मतलब होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द कैरेक्टर्स which can be transferred from parents to offspring, from parents to offspring is called heredity, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मतलब क्या होता है कि ऐसे कैरेक्टर जो कि ट्रांसफर होते, कहां से कहां ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब जो आने वाली जनरेशन है उसमें ट्रांसफर होते हैं। ऐसे कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, लोग हेरिडिटी बोलते हैं। बात समझ में आई यहां तक। इसके बाद अगली चीज हम लोग बात करेंगे वेरिएशन की। अब वेरिएशन क्या होता है, एक चीज ये बताओ, क्या तुम एकदम एग्जैक्ट अपने फादर की फोटोकॉपी हो या अपने मदर की फोटोकॉपी हो? नहीं हो, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। लेकिन आपकी मम्मी कहती है कि फलाने के तुम्हारी आंखें जो तुम्हारे पिताजी की तरह मिलती है, नाक हमारी तरह मिलता है, नेचर तुम्हारी दादी की तरह है, और तुम्हारी बॉडी डिजाइन तुम्हारे बाबा की तरह है। समझ बात आई? यानी कि क्या तुम एग्जैक्ट कॉपी हो अपने पेरेंट्स की? एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो, कुछ ना कुछ वहां पे चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो हेरिडिटी में क्या होता है बच्चा, ध्यान से समझो, हेरिडिटी में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। लेकिन क्या हम लोग एग्जैक्ट कॉपी है? हम लोग एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। समझ बात आई? कुछ ना कुछ बदलाव होता है, और जो बदलाव होता है पेरेंट्स के बीच में और ऑफ स्प्रिंग के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, जो भी हमको कैरेक्टर मिला पेरेंट्स से, हमको बेसिक बॉडी डिजाइन मिली पेरेंट्स से। ऐसा तो है नहीं कि हम इंसान है ना, बंदर बंदरिया तो हम लोग बन नहीं गए। बंदर बंदरिया बन जाते तो हमको बेसिक डिजाइन कहां से मिलता, बेसिक डिजाइन हमको पेरेंट्स से मिल गया। तो बेसिक डिजाइन जो पेरेंट्स से मिला वो हेरिडिटी है, और जो बदलाव होता है जिससे कि हम एक दूसरे से अलग होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। एक वेरिएशन का तगड़ा एग्जांपल आप लोगों को देखने के मिलता है डेली लाइफ में, फ्री ईयरलोब एंड अटैच ईयरलोब। फ्री ईयरलोब अटैच ईयरलोब का क्या मतलब है, जैसे आप लोग यहां पे देखो, ये अटैच ईयरलोब है, और फ्री ईयरलोब में क्या होता है, कान थोड़ा सा, मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये लटकता हुआ रहता है। ठीक है, तो एक तो वेरिएशन का हमको ये एग्जांपल मिल जाता है। इसके साथ स्किन कलर भी वेरिएशन का एग्जांपल है। हेयर कलर भी वेरिएशन का एग्जांपल है। इसके साथ में आई कलर, आंख का कलर, वो भी वेरिएशन का एग्जांपल है। तो वेरिएशन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, द चेंजेस which we see among the species, या
द चेंजेस विच वी सी अमंग द स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन, इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है, तो द चेंजेस विच वी कैन सी अमंग द स्पीशीज, यानी कि जो बदलाव होते हैं एक स्पीशीज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन होता है क्या, चेंजेस विच वी सी अमंग द स्पीशीज, जो भी एक स्पीशीज के बीच में वेरिएशन होता है, जो भी बदलाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। जो भी बदलाव होता है एक स्पीशीज के बीच में उसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। अब सवाल आता है कि ये जो स्पीशीज है, स्पीशीज का मतलब क्या होता है, तो स्पीशीज क्या होते हैं, द organism which able to reproduce, which able to reproduce ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। जैसे ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा एक चेंज आता है। चेंज क्या आता है यहाँ पे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो सेम स्पीशीज को बिलोंग नहीं करते लेकिन फिर भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे म्यूल का फॉर्मेशन होता है, किसके बीच में क्रॉस होता है, उसमें डंकी के बीच में होता है, हॉर्स के बीच में क्रॉस होता है, तो उसमें म्यूल का फॉर्मेशन होता है, खच्चर का। इसको हम लोग रिप्रोडक्शन में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी आप लोग यहाँ पे इसको नोट डाउन करो। इसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हेरिडिटी हो गया यहाँ पे और वेरिएशन हो गया। इसके बाद अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, उसके तरफ चलते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है, ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, अच्छा बताओ, हेरिडिटी मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। तो हेरिडिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब जो भी कैरेक्टर मिलते हैं किसी ऑफ स्प्रिंग को अपने पेरेंट से, उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवोल्यूशन। लेकिन इवोल्यूशन डायरेक्ट नहीं होता, पहले वेरिएशन होता है। पहले क्या होता है, वेरिएशन, और जब वेरिएशन इकट्ठा होता है तो फिर उससे क्या होता है, इवोल्यूशन। तो आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो, वेरिएशन के बाद आप लोग एक पॉइंट लिख सकते हो, द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कॉजेस द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। द accumulation of variation causes evolution। यानी कि जो accumulation of variation है, यानी धीरे धीरे करके चेंजेस इकट्ठा होते जा रहे बॉडी में, और फिर कुछ समय के बाद इतना ज्यादा चेंज हो गया कि अब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से एकदम अलग हो गई। समझ बात आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। या फिर कुछ बहुत नया सा फॉर्म हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कॉजेस इवोल्यूशन, यानी कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा हम एक दूसरे से अलग होते रहेंगे, और जब यही थोड़ा थोड़ा बदलाव एक दूसरे में करोड़ों साल तक हो जाएगा तो उससे कॉज क्या होगा, उससे इवोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात। अगली चीज अब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी को हम लोग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन को हम लोग वेरिएशन भी बोलते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन को मिला के हम लोग एक डेफिनेशन बनाते हैं। किसकी डेफिनेशन बनाते हैं, जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स यानी कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन को ऐसी बायोलॉजी की कोई ना कोई ब्रांच होगी ना जहां पे हम साथ में रख के पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स वही ब्रांच है बायोलॉजी की जहां पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। और जो फादर है जेनेटिक्स के फादर किसको बोलते हैं, मेंडल को बोलते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट जेनेटिक्स के अगर हम लोग डेफिनेशन लिखे तो जेनेटिक्स होता क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about inheritance and variation। inheritance यानी कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन यानी कि चेंजेस। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में और वेरिएशन के बारे में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अगला है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है,
मेंडल। तो मेंडल इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। मेंडल के पहले तक किसी को ये चीजें पता ही नहीं थी बहुत ज्यादा। ट्रेडिशनल मेथड में लोगों को थोड़ा बहुत पता थी कि ठीक है कैरेक्टर कैसे क्या ट्रांसफर होते हैं, लेकिन वो सब फिजिकल एक्सपेरिमेंट था, उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। लेकिन जो मेंडल है, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सारी चीजों को कैसे प्रूफ कर दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। ठीक है, इस वजह से मेंडल की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि कॉज ऑफ हेरिडिटी। यहां तक समझ में बात आ गई ना? वेरी गुड। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि द कैरेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं स्पीशीज के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। इसके बाद एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। वेरिएशन इकट्ठा होता जाता है, उसी से इवोल्यूशन हो जाता है। अगली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है, जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है। अगला टॉपिक अब हम लोग पढ़ते हैं और उसके बारे में देखते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ हेरिडिटी। व्हाट इज द कॉज ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी पूरा बच्चा आपका एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है। हेरिडिटी का कॉज क्या होता है या फिर हेरिडिटी होता किस वजह से है, तो आप लोग ध्यान से समझो। ये आपके सामने आपकी सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का को हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ लो कि न्यूक्लियस सेंटर में, ठीक है। ये सेल है, सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से आपका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल पड़ा है। इस जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए। समझ बात आई। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा डीएनए होता है, ये डीएनए के फॉर्म में नहीं रहता। ये किस फॉर्म में रहता है, डीएनए कुछ चीजों के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो ध्यान से समझना, देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग डीएनए को हटाएं, तो डीएनए को हटाने के पहले हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इस तरह से क्रोमोसोम ये पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम में क्या क्या होता है ये समझो। क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम में 4 चीज होता है। सबसे पहले क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा क्या होता है, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तीसरा हिस्टोन प्रोटीन। और चौथा क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। समझ बात आई। तो यहां पे हम लोगों को क्या समझना है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी कॉज क्या है, तो जो हेरिडिटी का कॉज है वो क्या है, डीएनए। यानी कि अगर इंसान का बच्चा इंसान बनता है, बंदर का बच्चा बंदर बनता है, गधा का बच्चा गधा बनता है, शेर का बच्चा शेर बनता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। बात समझ में आई। अगर आपके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है तो क्यों है, डीएनए की वजह से। अगर आपकी पर्टिकुलर हाइट है, अगर आपकी पर्टिकुलर लेंथ है, अगर आपका पर्टिकुलर वेट है, अगर आपका बॉडी डिजाइन जिस तरह का है, सब कुछ किस चीज पर रिप्रेजेंट करता है, डीएनए। आपके हेयर का कलर हो गया, ठीक है, आपकी आईज का कलर हो गया, आपके बॉडी में जो जीन जो हार्मोन फंक्शन कर रहा है, हार्मोन्स कम निकल रहा है, हार्मोन ज्यादा निकल रहा है, ये सारा किसका काम होता है, ये सारा डीएनए का काम होता है। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफर द information from one generation to another generation and DNA is the basis of heredity। यानी जो भी हेरिडिटी होती, जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये किस वजह से होते हैं, ये डीएनए की वजह से होते हैं। और डीएनए होता कैसा है, 4 चीजों से मिलकर क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। डीएनए 4 चीजों को इकट्ठा करता है और अपना क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। क्या क्या 4 चीजें इकट्ठी होती है, एक डीएनए, एक आरएनए, एक हिस्टोन प्रोटीन, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बात समझ में आई। और ये चारों चीज मिलकर क्या बनाती, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके अंदर है, न्यूक्लियस किसके अंदर है, सेल। तो अगर हम लोग इसकी क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा समझे तो आप लोग यहां पे देखो, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम थोड़ा सा आगे आपको डिटेल में समझा देते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेल पढ़ा। सेल के अंदर अगली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी, न्यूक्लियस पढ़ी। और बच्चे न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुत ध्यान से समझना। न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा क्रोमोसोम, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या पढ़ा, क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है, कलर्ड बॉडीज, ठीक है, कलर्ड बॉडीज। और अगर इंसान के कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो इंसान में कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम। 23 पेयर क्रोमोसोम इंसान के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब क्रोमोसोम
किन किन चीजों से मिलकर बना होता है ये समझो। तो सबसे पहली चीज, क्रोमोसोम मिलकर बना होता है डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, बात कहोगे कि सर इन सब का ताम झाम का क्या मतलब है? तो देखो ध्यान से समझो, थोड़ा डिटेल में चल ले, लेकिन आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। अब हम कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताने जा रहे हैं, आप 9th में पढ़े होंगे। डीएनए, ए का मतलब क्या होता है? एसिडिक। तो सबसे पहला पॉइंट, डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। और एन का मतलब होता है चार्ज डीएनए में कैसा होता है? निगेटिव। अब अगर हम आपको बताएं कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और जो डीएनए की लेंथ होती है ना, कितनी होती है? 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ होती है। तो डीएनए की जो लेंथ है 2.2 मीटर हो गई, और जो न्यूक्लियस का साइज है वो करीब 10⁻⁻⁶ के करीब होता है, यानी न्यूक्लियस बहुत छोटा है। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर आएगा कैसे? तो होता क्या है कि जो डीएनए होता है, डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक, और साथ साथ में डीएनए में चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। अब यहां पे काम करता है हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा होता है? बेसिक। और इस पे चार्ज कैसा होता है हिस्टोन प्रोटीन पे? पॉजिटिव। तो आपको पता है प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है। यहां हिस्टोन प्रोटीन है, और हिस्टोन प्रोटीन की चारों तरफ कौन लिपट जाता है? हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ इस तरह से डीएनए लिपट जाता है, और इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देते हैं। बात समझ में आई ना? फिर से समझो। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम में 4 चीजें हैं, एक डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, और चौथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसके बाद डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, और डीएनए पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? बेसिक नेचर, और इस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और जो डीएनए होता है, डीएनए किसके चारों तरफ रैप करता है? हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप करता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं, कि क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन में फर्क क्या होता है? अगली चीज हम आपको बताने जा रहे हैं जीन, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हेरिडिटी से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो किस तरह से ट्रांसफर होती है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। क्लियर है ना? अब हम आपको बताते हैं कि डीएनए होता क्या है। तो डीएनए क्या होता है? इट इज द जेनेटिक मटेरियल, which transfer the information from one generation to another generation। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जिसका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। समझ बात आई? और डीएनए की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? जीन। तो अगला पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज जीन। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए की, उसको हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और जीन का फंक्शन क्या होता है ये समझो। डीएनए क्या करता है? डीएनए ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। समझ बात है? डीएनए में पूरी इंफॉर्मेशन होती है जो ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और जीन में कोई एक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो कि आपके पास एक कॉपी है, ठीक है, या आपके पास एक किताब है, और ये किताब पूरी रेसिपी की है, इसमें 100 प्रकार की रेसिपी लिखी है। तो जो 100 प्रकार की रेसिपी मिलके ये पूरा किताब बनाएंगी, तो ये क्या हो गया? ये डीएनए हो गया। और वो एक तरह की रेसिपी क्या है? जीन है। बात समझ में आई? जैसे डीएनए में इंफॉर्मेशन है हमारे पूरे बॉडी के बारे में, लेकिन उसमें कोई एक छोटा सा सेगमेंट होगा जिसमें यह इंफॉर्मेशन होगी कि हमारे आंख का कलर क्या होगा। तो वो जो छोटा सा सेगमेंट है जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो जीन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। समझ बात आई ना? क्लियर है यहां तक? डीएनए क्या करता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और जो यहां पे
जीन होता है, जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जीन किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोग जीन की लोकेशन देखते हैं, जीन होता कहां पे, इसको नोट डाउन करो। कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। तो यहां पे थोड़ा सा समझो जीन होता कहां पे है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग कुछ ऐसा पढ़ते हो, ठीक है। ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था। तो डीएनए में ये पूरी क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, ठीक है। और बाकी इसका जो एक सेगमेंट होता है, जैसे यहां से यहां तक का एक सेगमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। और जीन में होता क्या है ये समझो। जीन में होता क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर। जीन कोई किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम आपको बताते हैं कि हेरिडिटी होती कैसी है, और इसको थोड़ा सा समझो। ये समझ में आ गया ना? वेरी गुड। अब देखो, जब सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है ये समझो थोड़ा सा। जैसे मान लो कि ये सेल है, ठीक है। अब सेल को डिवाइड करना है, तो ये इस तरह से डीएनए है, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल का, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये सेल है। अब सेल में क्या प्रेजेंट है? डीएनए। अब जब सेल ये वाला डिवाइड करेगा और इससे दो सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे एक सेल ये बनेगा, इससे एक सेल ये बनेगा, तो इसके अंदर हमको इंफॉर्मेशन तो डालनी ही है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन जाएगी। इसके लिए हमको डीएनए को भी डालना पड़ेगा। तो हमको डीएनए की क्या बनानी पड़ेगी? कॉपी, है ना। सो टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन we have to make copy of DNA. We have to make DNA copy, जो कि फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगी। कैसे बनता है डीएनए कॉपी ये समझो। ये डीएनए है, डीएनए से हम लोग क्या बना लेते हैं? डीएनए से डीएनए, और डीएनए से डीएनए बनाने में क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? डीएनए से डीएनए की कॉपी बना लेंगे, और डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाने को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ध्यान से समझना, यहां से ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है, इस तरह से डीएनए का एक स्ट्रैंड खुल गया, और इस तरह से डीएनए का दो स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। तो एक ये बन गया और एक ये बन गया, क्लियर है ना। और ये दोनों क्या होंगे? सेल डिवीजन के टाइम पे ये दोनों क्या होंगे? फिर ये ऐसे ही पूरा का पूरा ये पूरा डीएनए ऊपर खुलता चला जाएगा, और जब ये पूरा डीएनए ऊपर खुलता चला जाएगा तो इसी में इस तरह से पूरी की पूरी यहाँ पे कॉपी बन जाएगी डीएनए की, ठीक है। और एक डीएनए से कितना डीएनए यहाँ पे तैयार हो जाएगा? 2 डीएनए। डीएनए क्रोमोसोम 2 नहीं तैयार हो जाएगा, जो डीएनए का अमाउंट है, डीएनए का अमाउंट दुगना हो जाएगा। और जब डीएनए का अमाउंट दुगना हो जाएगा तो सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए की यहां कॉपी बनेगी, एक कॉपी एक सेल में चली जाएगी, एक कॉपी दूसरे सेल में चली जाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का कारण क्या है? तो हेरिडिटी का यहां पे कारण क्या है? डीएनए की कॉपी बनना, ठीक है। और डीएनए कॉपी बनने के बाद एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर का ट्रांसफर हो जाना, यानी कि जेनेटिक मटेरियल किसका रीजन होता है? हेरिडिटी का रीजन होता है। समझ बात आई कि नहीं आई? व्हाट कॉजेस द हेरिडिटी, यानी कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन ट्रांसफर करता है? तो डीएनए ट्रांसफर करता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। और कैसे ट्रांसफर करता है? डीएनए से डीएनए कॉपी बनती है, रेप्लिकेशन, और सेल डिवीजन के टाइम पे ये कॉपी क्या होती है? कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 2 डॉटर सेल में। समझ में आता है? इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो, इसके बाद अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। क्लियर है ना? तो यहां पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉज ऑफ हेरिडिटी, तो कॉज ऑफ हेरिडिटी क्या है? डीएनए। व्हाट इज द कॉज ऑफ हेरिडिटी? तो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, हम लोग क्या लिख सकते हैं? डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहां पे जो डीएनए है कैरेक्टर, डीएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यहां तक कोई समस्या तो नहीं हुई? और कैसे ट्रांसफर हो ये भी हमने देख लिया। अब आप कहोगे कि सर व्हाट इज द कॉज ऑफ इवोल्यूशन,
इवोल्यूशन का कारण क्या होता है, इवोल्यूशन के पहले हमको समझना है वेरिएशन का रीजन। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है, कॉज ऑफ वेरिएशन। कॉज ऑफ वेरिएशन, कॉज ऑफ वेरिएशन। तो बच्चा देखो वेरिएशन का कारण क्या होता है, सबसे पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन का कारण है। ठीक है, दूसरा क्या कारण है, इनएक्यूरेसी इन कॉपी ऑफ डीएनए, इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी मैकेनिज्म, डीएनए कॉपी मैकेनिज्म। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज ऑफ वेरिएशन क्या है, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा इनएक्यूरेसी डीएनए कॉपी मैकेनिज्म। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इनएक्यूरेसी डीएनए कॉपी मैकेनिज्म क्या है ये समझो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो क्रॉसिंग ओवर होती है आपस में, और क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि जो दो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर यानी मदर के और फादर के आपस में मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं तो उसी से क्या प्रोड्यूस होता है, वेरिएशन। और वेरिएशन हमारा जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो इंक्रीज कर देता है। क्लियर है। और दूसरा रीजन क्या है बदलाव का, इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी मैकेनिज्म। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ना वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। अगर आप मान लो किसी पेज की फोटोकॉपी भी करवा रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा। ठीक है, कहीं बूंदी लगी है तो बिंदी नहीं लगी रहेगी, और कहीं बिंदी नहीं लगी है तो बिंदी लग जाएगी, कहीं कुछ पेज का जो लेटर है वो हल्का हो जाएगा, कहीं पे कुछ डार्क हो जाएगा, कहीं पे कुछ कलर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, और वही किसका कारण होता है, वही कारण होता है वेरिएशन का। ज्यादातर जो इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी मैकेनिज्म है इससे वेरिएशन किसमें आता है, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वहां पे कोई दो पेरेंट तो इन्वॉल्व नहीं होते, तो वहां पे दो कैरेक्टर आपस में मिलने की वजह से चेंजेस नहीं आते। वहां पे क्यों चेंजेस आते हैं, डीएनए की कॉपी मैकेनिज्म के टाइम पे कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, तो उसी वजह से उनमें क्या आता है, वेरिएशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते कॉज ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कहां से आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से कैसे वेरिएशन आता है, इट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एंड ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एंड ड्यूरिंग टाइम ऑफ एंड ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर अकर। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व टू पेरेंट, यहां पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं। समझ बात है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से उसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, यानी कि दो अलग अलग क्रोमोसोम आते हैं, वो दो अलग अलग क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, जिस वजह से वेरिएशन होता है। क्लियर है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनएक्यूरेसी डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। तो दूसरा इस वजह से वेरिएशन होता है। इनएक्यूरेसी डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म कैसे होता है ये समझो। इनएक्यूरेसी मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं एज वी नो एनी बायोकेमिकल रिएक्शन इज नॉट 100% accurate. So inaccuracy in DNA copying mechanism, causes variation। ठीक है, causes variation। इसका क्या मतलब है, जैसा कि हमको पता है, as we know एनी बायोकेमिकल रिएक्शन इज नॉट 100% एक्यूरेट, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होती। सो इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, जो इनएक्यूरेसी होती है डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में, यही क्या कॉज करती है, वेरिएशन। और यही ये जो इनएक्यूरेसी है, ये वेरिएशन का मेनली किसमें कारण है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म
is responsible for variation in asexually reproducing organism, in asexually reproducing organism। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं इनएक्यूरेसी डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है, एज वी नो एनी बायोकेमिकल रिएक्शन इज नॉट 100% एक्यूरेट, सो इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म कॉजेस वेरिएशन इन ठीक है, जो इनएक्यूरेसी होता है उसमें वेरिएशन होता है। अगला पॉइंट, इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मेन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होता है वो किस वजह से होता है, इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। इसके बाद एक एग्जांपल दिया है आपके एनसीईआरटी में, इसको रफ कर देते हैं। एक एग्जांपल दिया है आपके एनसीईआरटी में, वो एग्जांपल क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो ध्यान से देखना, अगला एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल एक उसमें दिया गया है, ध्यान से देखो। एनसीईआरटी में इधर कुछ बैक्टीरिया बनाया गया और उस बैक्टीरिया में ये बताया गया है कि बैक्टीरिया में कैसे क्या चेंजेस होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो। सेम हम लोग एज इट इज नहीं बनाते लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये पहले बैक्टीरिया, सिंगल बैक्टीरिया, ये ऐसा है और ऐसा है, ठीक है, कुछ भी समझ लो। अब जब इसकी आने वाली जनरेशन आती है तो इसकी आने वाली जनरेशन कैसे आती है ये समझो। इसको हम लोग थोड़ा सा इधर बनाते हैं। इसकी आने वाली जनरेशन में क्या होता है ये समझो। ये इसकी आने वाली जनरेशन में क्या होता है, ऐसे राउंड राउंड होता है, ठीक है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और पता चला यहां पे एक डंडी का कलर बदल गया। समझ बात आई? तो ये क्या हो गया, वेरिएशन हो गया। किस वजह से, इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। दूसरा, इसको जो दूसरा बैक्टीरिया था, दूसरा बैक्टीरिया में क्या हुआ, उसमें ऐसे ऐसे था, उसमें ये वाला सही था और ये वाला कैसा हो गया, ब्लू हो गया। समझ बात आई कि नहीं है? इसके बाद जब इससे आगे दो जनरेशन का फॉर्मेशन हुआ, मान लो इससे आगे दो बैक्टीरिया बना, तो वो क्या होगा ये समझो। जो बदलाव एक बार आ चुका वो तो रहेगा ही, ठीक है, ये बदलाव इसमें रहेगा ही। और मान लो इसमें एक बदलाव और आया कि यहां पे ये थोड़ा सा ये ब्लू हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या बदलाव आया, जो एक बार बदलाव हो गया वो तो रहेगा ही, है ना, क्योंकि जो चेंजेस हो गया वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा, ठीक है। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां पे फिर से कुछ नया बदलाव हो गया। क्या बदलाव हो गया ये समझो। ये जो दूसरा वाला है इसमें कुछ और चेंज हो गया इनएक्यूरेसी इन डीएनए की वजह से, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें ये वाली भी डंडी क्या हो गई, ब्लू हो गई। समझ बात आई? तो इस वजह से जो इनएक्यूरेसी होती है डीएनए के कॉपी मैकेनिज्म में, उससे क्या होता है, उससे ये धीरे धीरे करके वेरिएशन होता है, और वेरिएशन ये धीरे धीरे करके, जो एक बार वेरिएशन एक जनरेशन में हो गया फिर वो आगे क्या होता है, ट्रांसफर होता चला जाता है। यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? आगे बहुत अच्छी बात है, इसको रफ कर देते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। वेरिएशन इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, वेरिएशन का कारण या वेरिएशन का इफेक्ट क्या होता है। तो वेरिएशन इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल, चांस ऑफ सर्वाइवल। वेरिएशन क्या करता है, सर्वाइवल का चांस बढ़ा देता है, यानी कि जो जिंदा रहने का चांस होता है, जिंदा रहने का चांस कौन बढ़ा देता है, वेरिएशन बढ़ा देता है। क्लियर है ना यहां तक? तो ये वाला पॉइंट क्या है, वेरिएशन इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। लेकिन चांस ऑफ सर्वाइवल और किस पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंट पे, है ना। तो सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन इज डिपेंड ऑन एनवायरमेंट। सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन डिपेंड ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। एनसीईआरटी एक एग्जांपल देती है कि जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर कोई लोकेशन है, ठीक है। अब इस लोकेशन पे क्या था, इस लोकेशन पे यहाँ पे कुछ ढेर सारे बैक्टीरिया रहते थे, और जो यहाँ का टेम्परेचर था, यहाँ का टेम्परेचर कैसा था, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यहाँ का टेम्परेचर कैसा था, 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर था। अब आपको पता है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ी तो यहाँ का टेम्परेचर कितना हो गया, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, और इस वजह से यहाँ पे बहुत से बैक्टीरिया मर गए। अब यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया बचे
4 5, वो बैक्टीरिया यहां सरवाइव कर गए। वो बैक्टीरिया यहां सरवाइव कर गए, क्यों सरवाइव कर गए? क्योंकि उन बैक्टीरिया में क्या था, वेरिएशन था। ये 50 के 50, ये जितने भी बैक्टीरिया थे यहाँ पे, ये सारे एक जैसे नहीं थे। कुछ बैक्टीरिया लेकिन उस समय दिख नहीं रहा था, उस समय तो ऊपर से सारे एक ही लग रहे थे, लेकिन इनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस था, इनके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कई बैक्टीरिया थे मर गए, लेकिन जिन बैक्टीरिया में वेरिएशन था वो क्या हुआ, वो यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस में भी वो बैक्टीरिया बच गए। तो इस तरह से जो सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन है, सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन किस पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई ना यहां तक? वेरी गुड। इसके बाद अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक एक्वायर्ड ट्रेट पढ़ेंगे और दूसरा इनहेरिटेड ट्रेट पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मेंडल के बारे में। तो अगला एनसीईआरटी का टॉपिक है हेरिडिटी। ठीक है, दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए, उसको आप लोग देख लेना, अभी हम लगवा देंगे लास्ट में। हेरिडिटी, हेरिडिटी में हम लोगों को दो ट्रेट पढ़ने हैं, एक इनहेरिटेड ट्रेट, एक इनहेरिटेड ट्रेट और दूसरा एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है ये समझो। द कैरेक्टर, ट्रेट का मतलब कैरेक्टर, द कैरेक्टर विच वी गेट फ्रॉम our parents, द कैरेक्टर और ट्रेट विच वी गेट फ्रॉम अवर पेरेंट्स। ऐसे कैरेक्टर जो कि हमको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट। जैसे अगर हम लोग इसका एग्जांपल बताएं तो इसका एग्जांपल क्या है, बेसिक बॉडी डिजाइन, बेसिक बॉडी डिजाइन, ठीक है। और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, द कैरेक्टर which we develop in our lifetime, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर जो हम अपने लाइफ टाइम में डेवलप करते हैं इज कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड ट्रेट या एक्वायर्ड कैरेक्टर। एग्जाम्पल इसका अगर हम बात करें तो मान लो कि इसका एग्जाम्पल है स्विमिंग, ठीक है। अब इसका क्या मतलब वो ये समझो। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है, जो माँ बाप से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं उसको इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, ऐसे कैरेक्टर जो कि हम अपने जीवन भर में डेवलप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट बोलते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट का एग्जांपल क्या है, बेसिक बॉडी डिजाइन, यानी कि हमको इंसान का शरीर मिला। इंसान का ही शरीर क्यों मिला, क्योंकि माँ बाप से ये ट्रांसफर हुआ हम लोगों में। समझ बात आई कि नहीं आई? और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, जैसे तुम पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बन गए या तुमने बहुत अच्छी बॉडी बना ली, बहुत अच्छी मसल्स बना ली, तो ऐसा नहीं होता कि जो पहलवान का लड़का है पता चलो उसके 6 पैक ऐप है तो उसका बच्चा पैदा हो रहा है उसमें भी 6 पैक ऐप है। या मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, वो एक बार आईएएस ऑफिसर बन गए तो उसका बच्चा भी आईएएस ऑफिसर पैदा हो रहा है। मान लो तुम डॉक्टर बन गए तो तुम्हारे बच्चे डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हम डेवलप करते हैं, जो हम सीखते हैं अपने लाइफ टाइम में। जैसे तुमने स्विमिंग करना सीख लिया और तुम गोल्ड मेडल लेके आए, तो जरूरी नहीं तुम्हारा बच्चा भी स्विमिंग में गोल्ड मेडल लेके आएगा। समझ बात आई? और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं, ऐसे चेंज या ऐसे कैरेक्टर जो कि अगर आप के पेरेंट्स में प्रेजेंट है तो वो चीजें आप में भी प्रेजेंट रहेंगी। समझ बात आई? ऐसे ट्रेट क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें चूहा को लिया गया था और चूहा को लिया गया था, उसकी पूंछ काट दी गई। अब उसकी पूंछ काट दी गई, उसके आने वाली जनरेशन में फिर पूंछ आ गई, फिर उसकी पूंछ काटी गई, फिर उसके आने वाली जनरेशन में पूंछ आ गई। तो ये जो पूंछ निकल रही थी ये इंफॉर्मेशन कहां थी, ये कैसे कैरेक्टर है, एक्वायर्ड है कि इनहेरिटेड है, तो ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है। बात समझ में आ रही? जैसे मान लो अगर किसी का एक्सीडेंट में हाथ कट गया या पैर कट गया, तो हाथ कटना या पैर कटना क्या है ये हमको बताओ। किसी का हाथ कट गया या पैर कट गया तो उसके आने वाली जनरेशन में क्या पैर गायब हो जाएगा, हाथ गायब हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये कैसे ट्रेट है, ये इनहेरिटेड ट्रेट है। तो आपको एक इंफॉर्मेशन यहां पे और इंपॉर्टेंट जाननी है कि इनहेरिटेड ट्रेट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है कहां पे होती है, जर्म सेल में। जर्म सेल यानी कि स्पर्म या ओवम। अगर स्पर्म और ओवम में किसी तरह का बदलाव हुआ तो वो फिर आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और एक्वायर्ड ट्रेट हमको कैसे सेल में देखने के लिए मिलता है, तो ये हमको मिलता है सोमैटिक सेल में। सोमैटिक
सेल। स्पर्म और ओवम को छोड़ के जितनी भी सेल हमारे बॉडी में होती है वो क्या होती हैं, सोमैटिक सेल होती है। और स्पर्म और ओवम कैसी सेल होती है, जर्म सेल होती है। बात समझ में आई? तो अगर जर्म सेल में किसी भी तरह का कोई चेंज होता है तो वो चेंज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर वहीं पे सोमैटिक सेल में किसी तरह कोई बदलाव होता है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। तो ये था किसके बीच में डिफरेंस, इनहेरिटेड ट्रेट के बीच में और एक्वायर्ड ट्रेट के बीच में। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है, ऐसे कैरेक्टर जो कि हम कहां से पाते हैं, अपने पेरेंट्स से पाते हैं। समझ पाते हैं, जैसे हमारी बेसिक बॉडी डिजाइन हो गई, उसको इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। और इनहेरिटेड ट्रेट में यहां पे क्या एग्जांपल है, जर्म सेल। जर्म सेल में क्या आता है, स्पर्म और ओवम आता है। ठीक है, जर्म सेल ही इनहेरिटेड ट्रेट को ट्रांसफर करता है। एक्वायर्ड ट्रेट में क्या आता है, द कैरेक्टर विच वी डेवलप इन अवर लाइफ टाइम, जो अपने लाइफ टाइम में डेवलप करते हैं उसको एक्वायर्ड ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि हमने स्विमिंग सीख लिया, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई इंसान, मान लो कि किसी के अगर हाथ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई या पैर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अगर कोई चेंज सोमैटिक सेल में होता है, स्पर्म ओवम को छोड़ के अगर किसी तरह कोई चेंज सोमैटिक सेल में होता है हमारे बॉडी की किसी भी सेल में, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती है। समझ बात आई कि नहीं आई? आज हम लोगों ने एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिया है। अब अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है मेंडल के बारे में। ठीक है, मेंडल के लॉस। मेंडल के हम लोगों को आगे 3 लॉस पढ़ने हैं। सबसे पहला लॉ हमको मेंडल का पढ़ना है, 3 लॉ है मेंडल के। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन हो जाता है। और तीसरा लॉ हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग किससे पढ़ेंगे, मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका एक तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पे पूरा ये वाला पेज कवर हो गया है, और दूसरा आपका ये वाला पेज यहाँ पे कवर हो गया है हेरिडिटी तक। क्लियर है? कल से हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। इसका आज हम लोग थोड़ा क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ट्रेड ए एग्जिस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन और ट्रेड बी एग्जिस्ट 60% ऑफ पॉपुलेशन। इसको रफ कर देते हैं, इसको नोट करो। वेरी गुड। चलो, यहां पे बता रहा है कि ट्रेड ए यानी ए ट्रेड वाले कितने परसेंट है पॉपुलेशन में, 10% है ना। तो ट्रेड ए है वो कितना है, 10%। ट्रेड बी है कितना परसेंट है, 60% है। तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछा है, विच ट्रेड लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, इनमें से पहले कौन आया, और ये कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ए सेक्सुअली। ठीक है, देखो ए कितना है 10%, बी कितना है 60%, और इसमें पूछा पहले कौन आया और ये रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, ए सेक्सुअली। तो यहां पहले कौन आया, बी वाला, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम होता है। बात समझ में आई? अब जब ए सेक्सुअल में वेरिएशन बहुत कम होता है, यानी वेरिएशन नहीं हो रहा, तो नंबर किसका ज्यादा होगा, जो पहले आया होगा, क्योंकि जो बाद में आया होगा उसका नंबर तो अभी कम होगा, क्योंकि अभी अभी उसमें वेरिएशन हुआ है। समझ बात है? जैसे मान लो ये था, इसने रिप्रोड्यूस किया, इससे ये बना लिया, फिर इसने रिप्रोड्यूस किया, इससे ये बना लिया, इससे ये बना लिया, तो ये पहले आया है। इसके बाद किसी तरह से इसमें क्या हुई, इसमें कुछ बदलाव हो गया। अब इससे आगे ये ब्लैक ब्लैक वाला बन रहा है, और इससे आगे क्या बनेगा, ब्लू। इससे आगे क्या बनेगा, ब्लू। इससे आगे क्या बनेगा, ब्लू। फिर इससे मान लो आगे 2 बनेगा, तो नंबर किसका ज्यादा रहेगा, ब्लू वाले का ना, जो पहले आया है। ये तो बाद में आया, तो इसका नंबर कम रहेगा। ठीक है, तो 10% वाला क्या होगा, 10% वाला देर से आया, और 60% वाला कैसा आया, पहले आया। बात समझ में आई? आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने हेरिडिटी पढ़ा, एवोल्यूशन पढ़ा, वेरिएशन पढ़ा, और साथ साथ में वेरिएशन इकट्ठा होता है तो उससे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। जेनेटिक्स पढ़ा हम लोगों ने, इसके साथ में कॉज ऑफ हेरिडिटी पढ़ा, कॉज ऑफ वेरिएशन पढ़ा, इसके साथ हम लोगों ने सोमैटिक सेल जाना, जर्म सेल जाना, डीएनए जाना, जीन जाना, और साथ साथ में एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेड, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की। कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तब तक के लिए जय हिंद।